स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी ग्रामर के एक महत्वपूर्ण चैप्टर वर्ण के बारे में। आपको बता दें कि हिंदी ग्रामर के संधि, समास, रस, अलंकार, विभक्ति, कारक इनको ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं, बात करेंगे वर्ण की कि वर्ण होता क्या है। तो जो हम ध्वनि होती है उसके छोटे से छोटे भाग को वर्ण कहेंगे। अगर एक लाइन में कहें तो जो वर्ण होती है सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, और इसका कोई खंड नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हिंदी में वर्णों की बात करें तो हिंदी में कुल मिला के 52 वर्ण होते हैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगर वर्णों को एक सटीक क्रम से एक जगह रखा जाए तो इसे हम कहते हैं वर्णमाला, यानी कि वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला। जो आप क, ख, ग, घ, अंग ये सब पढ़ते हैं, ये अगर सभी वर्णों को एक साथ रखा गया है तो इन सभी को मिलाकर कहेंगे वर्णमाला। अब देखेंगे वर्ण के भेद के बारे में। तो वर्ण को हम दो भागों में आसानी से बांट सकते हैं, जिसमें से पहला होगा स्वर और दूसरा होगा व्यंजन। स्वर का मतलब ये होता है कि इसमें वैसे वर्ण आते हैं जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, मतलब कि जो बिना किसी सहायता के बोले जा सकते हैं उनको हम कहेंगे स्वर, और जिनको बोलने के लिए सहायता की जरूरत पड़ती है उनको कहते हैं व्यंजन। देखेंगे स्वर के बारे में तो अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, औ, अंग, अ, रे, रे और रे, ये सब होता है स्वर। स्वर में हमने क्या देखा कि इनको बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वर को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला होगा मूल स्वर और दूसरा होगा संयुक्त स्वर। मूल स्वर का मतलब ये होता है कि जो मेन स्वर होते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। लेकिन इसके अलावा जो संयुक्त स्वर होते हैं, जैसे कि आए और औ, इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये किसी न किसी को जोड़ करके बनाए गए होते हैं। जैसे आय को देखेंगे तो ये ए और ए को जोड़ के बनाया जाता है, औ को देखेंगे तो ये अ और ओ को जोड़ के बनाया जाता है। तो जो संयुक्त करके बनाए जाते हैं उनको हम संयुक्त स्वर कहेंगे, और जो मूल रूप से हैं उनको हम मूल स्वर कहते हैं। इसके अलावा जो मूल स्वर की हम बात कर रहे थे, ये भी तीन भागों में बांटे जा सकते हैं, जिसमें से पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब ये होता है कि जिनके उच्चारण में आपको कम से कम समय लगे, मतलब कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में कम से कम समय लगे उनको हम कहेंगे ह्रस्व स्वर। जैसे कि अ, आ, ई, ओ और रे, ये ह्रस्व स्वर चार होते हैं और इनके उच्चारण करने में आप देखेंगे कि बहुत कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, रे, तो इनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। आप याद रखिए कि ह्रस्व स्वर होते हैं चार, और कहीं कहीं पर तो इन्हीं चार को मूल स्वर कह दिया गया है, किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर का मतलब ये होता है कि इनमें जो टाइमिंग लगती है ह्रस्व स्वर के 2 गुना लगती है, मतलब कि ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना टाइम लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ओ का आ हो गया है, छोटी ई का बड़ी हो गया, छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो गया है, और इसी तरह ए, आए, ओ, औ। तो ये जो 7 होते हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं, 4 होते हैं ये ह्रस्व स्वर होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा भाग है इसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में क्या होता है कि आपको ये वाला चिन्ह देखने को मिलेगा। प्लुत में क्या होता है कि जो प्लुत स्वर होता है इसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है, और इसका प्रयोग तभी होगा जब हम किसी को पुकारते हैं, मतलब कि बुलाते हैं या फिर तेज बोलते हैं। जैसे कि सुनो, राम, ओम। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये प्लुत स्वर का चिन्ह है। हिंदी में देखेंगे तो प्लुत स्वर का कोई प्रयोग ही नहीं था, लेकिन वैदिक भाषा से संस्कृत और संस्कृत से प्लुत होते हुए यहाँ पे ये आ गया। यानी कि कहीं कहीं पर आपको प्लुत स्वर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब देखेंगे कुछ ऐसे स्वरों को जो कि आपकी परीक्षा में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे कि अर्ध समृद्ध क्या होता है, विवृत क्या होता है, समृद्ध क्या होता है। तो समृद्ध मतलब आप सीधे सीधे याद रखिए, समृद्ध स्वर का मतलब होता है ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और अर्ध समृद्ध का मतलब कि जिनमें मुंह थोड़ा सा कम खुलता है, ए, ओ। विवृत मतलब कि जिनको बोलने में पूरा मुंह खुल जाता है,
आ। अर्ध विपरीत मतलब कि आधा खुला होता है, ए औ और आ। तो अगर आप इस पेज को देखें तो इस पेज को आपको याद ही करना पड़ेगा कि समृद्ध मतलब क्या होता है, अर्ध समृद्ध मतलब कौन होते हैं, विपरीत मतलब कौन होते हैं और अर्ध विपरीत कौन होते हैं। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप देखेंगे कि इस वीडियो के लास्ट में भी आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखेंगे अनुनासिक कि अनुनासिक क्या होते हैं। तो अनुनासिक ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने के लिए नाक और मुंह दोनों की जरूरत पड़ती है, दोनों को एक साथ यूज किया जाता है, इसीलिए इनको हम कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक मतलब कि आधा नाक। जैसे कि गांव, दांत, आंगन, सांचा, ये सब अनुनासिक शब्द हैं। अनुस्वार एक होता है अनुनासिक, आपने देख लिया। आप देखेंगे अनुस्वार को, तो अनुस्वार में क्या होता है कि यह स्वर के बाद आने वाले व्यंजन होते हैं और जिनकी ध्वनि नाक से आती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकन। तो यहाँ पे जो ये लग रहा है अंग की मात्रा, इसे हम कहते हैं अनुस्वार। निरुनासिक, अभी आपने देखा था अनुनासिक, अब है निरुनासिक। निरुनासिक में क्या कहते हैं कि इसमें मुंह से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनको निरुनासिक कहते हैं। ये स्वस्वर होते हैं, जैसे कि इधर, उधर, आप, अपना, घर। इसके साथ देखेंगे विसर्ग, तो विसर्ग में जो अ का मंत्रा लगता है इसे हम विसर्ग कहते हैं और इसमें जो इसका उच्चारण होता है ह के तरह आता है। किसके तरह? ह के तरह। तो ये तो हो गया स्वर। अब देखेंगे व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग। तो ये सब व्यंजन होते हैं। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो व्यंजनों की संख्या होती है 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। सबसे पहले बात करेंगे स्पर्श की। तो स्पर्श का मतलब ये होता है कि छूना। स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो जो भी व्यंजन किसी न किसी भाग को छूते हैं उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह जहाँ पर भी किसी का किसी से स्पर्श हो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए इनकी संख्या होती है 25 और इनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला होता है कंठ। कंठ का मतलब कि गला, यानी कि जो जिसका उच्चारण गले से आए उनको हम कंठ व्यंजन कहेंगे, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद होता है तालव्य। तालव्य मतलब कि तालु से, जिनका तालु से उच्चारण हो उनको हम तालव्य कहते हैं, जैसे कि च, छ, ज, झ, इया। उसके बाद होता है मूर्धन्य। तो ये तालु के अगले भाग से इनका उच्चारण होता है, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, अड़। और इसमें ड और अड़ भी आता है और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं द्विगुण व्यंजन। ये कई बार पूछा गया है। इसके बाद होता है दंत, जिनका उच्चारण दांतों की सहायता से उन्हें हम दंत कहते हैं, त, थ, द, ध, न। उसके बाद होता है ओष्ठ, जिनको बोलने के लिए दोनों होठों का प्रयोग करना पड़े इनको हम कहते हैं ओष्ठ, यानी कि प, फ, ब, ब, म। तो ये यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पेज से पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से कौन कंठ नहीं है, कौन कंठ नहीं है। ऑप्शन दे दिया गया इस तरह। अब बताइए कौन कंठ नहीं है, तो आपका सही उत्तर होगा ज। ज कंठ नहीं है, यह तालव्य है, बाकी ये तीनों कंठ है। तो इस तरह कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये बिल्कुल याद होना जरूरी है। अब देखेंगे अंतस्थ, क्योंकि हमने देखा था व्यंजन 3 प्रकार के, तो हमने स्पर्श को देख लिया। दूसरा है अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब होता है अंतः मतलब कि भीतर, और जो भीतर से उच्चारण है अंतस्थ हो उनको हम अंतस्थ कहते हैं। ये कुल मिला के केवल 4 होते हैं, य, र, ल, व। आपको याद रख लेना है, ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। इसके बाद होता है उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन ऐसे होते हैं, उष्म मतलब होता है गर्म, तो जिनका उच्चारण करते समय जो हवा है मुंह के विभिन्न भागों से टकरा करके थोड़ी गर्मी पैदा कर रहे, उष्मा पैदा करे, उन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं। और ये भी 4 होते हैं, स, 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 ह। तो आपको एक बिल्कुल याद होना चाहिए। अंतस्थ मतलब कि य, र, ल, व, और उष्म मतलब कि बड़ा स, छोटा स,
ये वाला स छोटा वाला और ये ह। तो ये होता है पूरा व्यंजन। अब देखेंगे कि व्यंजनों को अगर हम वायु प्रक्षेप के अनुसार बांटें तो ये कितने तरह के होंगे, मतलब कि जिस तरह मुंह से हवा निकलती है उसके अनुसार। तो इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण में क्या होता है कि उनके जो मुंह से अल्प मात्रा में हवा निकलती है। इसे आप देख सकते हैं अल्प प्राण, अल्प मतलब कि कम, कम मात्रा में वायु निकले, इन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण। और जो ज़्यादा मात्रा में वायु निकले इन्हें हम कहते हैं महाप्राण। अब देखिए जो प्रत्येक वर्ग है, जैसे कि अगर हम क वर्ग को लिखे यहाँ पे क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ। तो यहाँ पे ये एक एक वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है। तो इसमें से आप देखेंगे कि पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो तीनों होते हैं, पहला तीसरा और पांचवा, ये तीनों अल्प प्राण होते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि इनमें से कौन अल्प प्राण नहीं है। ऑप्शन दे दिया गया छ, उसके बाद से ग, उसके बाद से क और उसके बाद से ड। बताइए कि कौन अल्प प्राण नहीं है। सही उत्तर होगा छ, क्योंकि ये दूसरे नंबर का है। आप देखेंगे कि ये दूसरे लाइन में आता है 6। तो इस तरह आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आप इसमें से ये याद रखिए कि अल्प प्राण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। अब पहला में जो आएगा, जैसे क आ रहा है, च आ रहा है, ट आ रहा है, जो भी इसमें आए, प आए, तो ये होगा अल्प प्राण। इसके साथ ग, ज, अड़, इसके साथ से अंग, म, ये सब अल्प प्राण में आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे अंतस्थ य, र, ल, व, तो ये भी किस में आएगा, अल्प प्राण में ही आता है। और अधिक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि केवल आपको पता है कि पहला, तीसरा और पांचवा, लेकिन आपको य, र, ल, व का तो स्थान पता ही नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अल्प प्राण होंगे या फिर महाप्राण होंगे। तो ये होते हैं अल्प प्राण, पहला, तीसरा और चौथा, मतलब कि पहली लाइन, तीसरी लाइन, पांचवी लाइन और इसके साथ य, र, ल, व, ये सारे होंगे अल्प प्राण। इनके अलावा जो बच गया, जैसे कि यहाँ पे कौन बचा है, दूसरा बचा है, चौथा बचा है, तो ये जो दूसरी और चौथी लाइन होती है ये होती है महाप्राण। और इसके अलावा जो उष्म थे, उष्म मतलब कि स, स और ह, ये सारे हो जाएंगे महाप्राण। यानी कि दूसरी और चौथी लाइन और इसके अलावा इसके साथ उष्म, इन दोनों को जोड़ करके क्या बनेगा, महाप्राण। महाप्राण का आपका परिभाषा आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे उसी तरह पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन महाप्राण है या फिर इनमें से महाप्राण नहीं है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महाप्राण में क्या था, दूसरी और चौथी लाइन, इसके साथ स, ह, और इसके उल्टा अल्प प्राण में क्या था, पहली, तीसरी और पांचवी लाइन और इसके साथ य, र, ल, व। अब देखेंगे संयुक्त व्यंजन को, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पूछा जाता है कि बताइए ज को क्या क्या मतलब मिल करके ज्ञान लिखा गया है, क्या क्या मिल करके ज्ञान लिखा गया है। तो यहाँ पे अक्सर लोगों से गलती होती है, ये होता है आधा ज और इया और अ, या फिर अगर ऑप्शन में ज और इया भी है तब भी आप इसे ट्रिक कर सकते हैं। तो ये होते हैं 4 जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये होते हैं 4, कच्छ, त्र, अज्ञा और स्र। कभी कभी ये भी पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो ये होते हैं 4। देखिए आपको 3-4 चीज़ों पर ध्यान रखना है, उष्म, अंतस्थ और संयुक्त। उसमें आपने क्या देखा, स और ह। अंतस्थ में य, र, ल और व। संयुक्त में कच्छ, त्र, ज्ञा और स्र। अब इस सबको जान लीजिए कि कौन किससे मिल करके बनता है। कच्छ बनता है आधा क, स और र को जोड़ करके, त्र बनता है आधा त, र और र को जोड़ करके, ज्ञा बनता है ज, इया और अ को जोड़ करके, और स्र बनता है स, र और र को जोड़ करके। कच्छ का प्रयोग होता है रक्षक में, भक्षक में, क्षोभ, क्षय। त्र का होता है पत्रिका, त्राण, सर्वत्र, त्रिकोण। अज्ञा का प्रयोग होता है सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन।
श्र का प्रयोग होता है श्रीमती, श्रम, परिश्रम और श्रवण। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए कि कौन किससे जोड़ करके बनता है। अगर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां से पढ़ पाएंगे। अब देखते हैं कि जो इसमें आपको ये जरूर याद रखना है कि ये किससे बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है कि ये समरूप होते हैं और इसको जोड़ करके बनते हैं। जैसे कि दिल्ली, इसमें ल है, फिर से ल है यानी कि दिल्ली। पक्का यानी क है पक्का। कच्चा, च है। चम्मच, आधा म है, आधा त है। तो इस तरह जहाँ पे दो व्यंजन एक साथ आकर के एक आधा और एक पूरा एक अलग शब्द बना है तो इसे हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें सही उत्तर दिल्ली ही होता है, क्योंकि 4 शहरों का नाम दिया होगा, इलाहाबाद, दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता। तो इसमें सही उत्तर होता है दिल्ली। तो इस तरह द्वित्व मतलब आप ये जानिए, आप उदाहरण पढ़िए, खुद समझ में आ जाएगा। पक्का, कच्चा, चम्मच और पत्ता। अब देखेंगे घोष और अघोष व्यंजन। अभी आपने देखा अल्प प्राण, महाप्राण, तो आपको एक बार रिमाइंड करा दें। अल्प प्राण क्या होता था? पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण क्या होता था? दूसरा और चौथा। अब देखेंगे घोष और अघोष व्यंजन। तो घोष और अघोष व्यंजन में फिर से आपको उसी तरह याद रखना है। देखिए, प्रत्येक जो वर्ग होगा इसका तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये घोष होगा। तीसरा, चौथा और पांचवा। अघोष कौन होगा? पहला और दूसरा। अघोष होगा पहला और दूसरा, घोष होगा तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा का क्या मतलब समझ रहे हैं? अंग, इया, अड़, ये जो पांचवी लाइन है इसकी बात कर रहे हैं। पहला का क्या मतलब है? क, च, ट, त, ये जो पहली लाइन है ये, यानी कि पहली और दूसरी लाइन, पहली और दूसरी लाइन और इसके साथ तीनों सौ, ये हो जाएंगे अघोष। और तीसरा, चौथा और पांचवा और इसके साथ सभी स्वर और य, र, ल, व और ह, ये हो जाएगा घोष। तो आपको इसे अच्छे से याद करने की जरूरत है। अब देखेंगे वर्णों का उच्चारण, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार और रिमाइंड करा दें। उसके बाद आपके सामने एक्सरसाइज आएगा। जैसे आपने देखा था क वर्ग को, जो कि कंठ से आते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ, तो ये कंठ और निचली जीभ से ये आते हैं। और इसमें क वर्ग के साथ अ, आ, ह और सभी विसर्ग आएंगे। कंठ तो आए, कंठ के में तो क वर्ग तो आएगा ही, इसके साथ अ, आ और ह और इसके साथ सभी विसर्ग आते हैं। तालव्य में क्या होता है कि जो च, छ, ज आते थे ये तालव्य होता था, तो इसमें च वर्ग तो आएगा ही पूरा, इसके साथ बड़ी ई, छोटी ई, य और स आता है। मूर्धन्य में आपने देखा कि पूरा ट वर्ग आता है, तो ट वर्ग के साथ र और ये पेट फरा हुआ स आता है। दंत में आपने देखा कि त वर्ग आता है, त, थ, द, ध, तो दंत में त, थ, द, ध के साथ ल और छोटा स आता है। ओष्ठ में पूरा प वर्ग आता है, प, फ, ब, भ, म, लेकिन इसके साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी ओष्ठ में ही आता है। पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से कौन ओष्ठ है। ऑप्शन दे दिया गया है क, ज, उ और झ, तो ये सही उत्तर होगा उ, क्योंकि प ओष्ठ में प वर्ग के साथ साथ उ और बड़ा ऊ भी आता है। कंठ तालव्य में दो वर्ण होते हैं, ए और आय। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कंठ तालव्य क्या क्या होते हैं? तो ए और आय। कंठोष्ठ में क्या होता है? ओ और। इसके साथ दंतोष्ठ में क्या होता है? दांत और जीभ से जो वर्ण बोला जाएगा इसे हम कहते हैं दंतोष्ठ, और इसमें केवल एक ही वर्ण आता है, ये होता है व। तो ये थे पूरा इसका चैप्टर वर्ण का, वर्णमाला का। अब चलिए देखते हैं एक्सरसाइज, और आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकंड मिलेगा। आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताते रहिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चनों का सिलसिला, और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है 2 से 3 सेकंड के अंदर। तो पहला है कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन यहाँ पे है, तो आपका सही उत्तर होगा 5।
क्योंकि आपने पढ़ा स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, और इसके अलावा अघोष और अल्पप्राण, ये सारे भेद हैं। अगला है कि हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ नहीं पूछा गया है, केवल व्यंजन। और जब इस तरह का ऑप्शन दिया गया हो तो आपका सही उत्तर होगा 33, क्योंकि इसमें द्वित्व व्यंजन को, द्विगुण को नहीं जोड़ा जाता है। अगला है कि घ व्यंजन का उच्चारण स्थान है। अब बताइए, जो घ है इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। देखिए ये तो बिल्कुल पता है कि ये क वर्ग का है, क्योंकि क ख ग घ आ रहा है, लेकिन इसका उच्चारण स्थान बताना है। तो आप देखेंगे कि 1, 2, 3 और 4 नंबर पे ये आ रहा है। तो 4 नंबर पे और 2 नंबर पे क्या आता है? महाप्राण। 4 और 2 नंबर पे क्या आता है? महाप्राण। इसका उत्तर हो जाएगा महाप्राण। 1, 3 और 5 नंबर पे क्या आता है? अल्पप्राण। अल्पप्राण। अगला है कि यह कैसा व्यंजन है, यह आपको बताना है। यह स्पर्श है, अंतस्थ है, ऊष्म है या फिर संयुक्त है। तो यह है अंतस्थ, क्योंकि अंतस्थ में होता है य, र, ल, व। स्पर्श में होता है क से लेकर म तक। ऊष्म में होता है स, 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 ह। संयुक्त में होता है छ, त्र, आज्ञा और स्र। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? स्पर्श वर्ण कितने होते हैं काउंट करके बताइए, क से लेकर म तक। तो आप देखेंगे 5 इसमें, फिर से ट में 5, ट में 5 और प में 5, और इसके अलावा मतलब 25 होते हैं, एक 5 और होता है, तो ये होते हैं 25। अगला है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मतलब कि जिनको बिना किसी की सहायता से हम उच्चारण करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वर। जिनको स्वरों की सहायता से उच्चारण करते हैं उनको क्या कहते हैं? व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक कर या फिर घर्षण के साथ निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है, 3 सेकेंड समय है, हम रुक गए हैं इसीलिए। सही उत्तर है व्यंजन। व्यंजन कहते हैं जिनका प्रवाह रुक कर हो या फिर घर्षण के साथ हो। छ कैसा व्यंजन है? छ तो छ है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि यहाँ पे होता है कच्छ, त्र, आज्ञा और स्र। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? ऊष्म वर्ण तो ये होते हैं 4। चलिए हम इसमें से कुछ कमेंट करके बता देते हैं। स, स, स। हमने 3 बता दिया, चौथा क्या होता है कमेंट करके बताइए। 3 हमने बता दिया, चौथा क्या होता है कमेंट करके बताइए। अगला है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वर्ड। ट व्यंजन का उच्चारण स्थान बताइए। ट का ट, ठ, ड, ढ, अड़। 1, 2, 3, 4, 5 बताइए। तो पहला, तीसरा और 5वां ये होते हैं अल्पप्राण। दूसरा और चौथा होते हैं महाप्राण। अब आप बताइए ये ट क्या है? ये पहला है, यानी कि हो जाएगा अल्पप्राण। अगर आपको इसका उत्तर देने में परेशानी हो रही है तो आप जो वर्ण वाली वीडियो है उसको अच्छे से देखिए, आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। अगला है कि इया कैसा व्यंजन है? इया जो ये 5वां होता है तो इन्हें हम कहते हैं नासिक, मतलब कि नाक के द्वारा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।